अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर की मार्किंग्स। अच्छा जी, सबसे पहले आपको यहाँ से इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि भाई इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन यू के है कि रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज, और ये यहाँ से ये 2-3 लाइनों की लिखी हुई है, ये आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन लिखे हुए हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, वो आप 5 आवर्स से याद रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट वहीं से बनाया हुआ है। ये डायग्राम के अंदर उसने ये 5 आवर्स जो है ना इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और अगर ये 5 आवर्स ज़्यादा देखना चाहो तो ये यहाँ पे समरी में भी ये 5 आवर्स के नाम से भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल किस तरह आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी यूक्यू है। उसके बाद आगे बढ़े हम अब, तो यहाँ पे ना डिफरेंस आपको मिलेगा एक्यूट और क्रोनिक का। यहाँ पे बड़ा छोटा सा है, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन आपने ना यहाँ पे से ARC से एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस करना है। ये पूरे चैप्टर की ना एक तरह से समरी बन जाती है एंड में, जब आप पूरे चैप्टर पढ़ लेते हो ना तो आपको ही बड़ा आसान लगता है डिफरेंस, एक्यूट और क्रोनिक का डिफरेंस। फिर यहाँ पे आगे कार्डिनल साइंस है, इनको याद रख लेना है। यूक्यू है, ये भी मैंने तो PH रीडिंग इज़ लो से याद रखा हुआ था। P से पेन होती है हमारे पास, उसके बाद H से हीट होती है, R से रेडनेस होती है, IS में S से स्वेलिंग और L से लॉस ऑफ फंक्शन। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता था, 5 पूरे नहीं हो पा रहे थे होते थे, तो इसलिए PH रीडिंग इज लो से मैंने याद रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बाकी ये सब रीड है, इधर से कुछ भी नहीं आता होता। उसके बाद यहाँ पे टिश्यू रिपेयर की डेफिनेशन बताई हुई है उन्होंने, रीजनरेशन और स्कैरिंग की डेफिनेशन बताई हुई है, ये देख लेना। ये वाला टेबल जो है अच्छे से कर लेना है, ये हमारे पास ना MCQs वगैरह के अंदर पूछा जाता होता है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा कि कौन सी कंडीशन में कौन से सेल्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बताओ। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट यूक्यू है वो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये आपके पास 4 कॉजेज़ हैं, नाम अच्छे से आने चाहिए और मेजर बातें आनी चाहिए, बस ये 4 से आप 5 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये यूक्यू है। स्टिमुलाई के नाम से भी यूक्यू आया हुआ है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के नाम से भी यूक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन आनी चाहिए। फिर आपके पास अब ना एक इन्फ्लेमेशन एक स्टोरी है, आपने इस स्टोरी को लेकर चलना है कि किस तरह क्या क्या होता है। सबसे पहले आपके पास कोई भी फॉरेन बॉडी और माइक्रोब वगैरह आएगा तो उसकी रिकग्निशन सबसे पहले होनी चाहिए। तो रिकग्निशन के 3 पाथवेज होते हैं। सबसे पहले ये ना कुछ होते हैं जो कि सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं, वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। वो किस तरह आपके पास ना TLRs करते होते हैं रिकॉग्नाइज, और क्या करते हैं, पैम्प्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस सारे पैराग्राफ से आपने ये चीज़ ना एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर आपके पास ना कुछ होते हैं जो कि ना सेलुलर डैमेज के सेंसर होते हैं, वो डैम्प्स को ना करते हैं और वो फिर एक इन्फ्लेमोसोम बना देते हैं जो कि आपके पास ना IL-1 रिलीज़ करता है। ये पायरेक्सिया जो था वो पीछे हमने देखा था पहले चैप्टर में सेल इंजरी में, तो उसमें भी यही इन्फ्लेमोसोम वगैरह बनने का कहा हुआ था। ठीक है, पायरोप्टोसिस बल्कि लिखा हुआ था जो, तो पायरोप्टोसिस के अंदर भी यही था। तो ये आपका दूसरा प्रोसेस होगा। और तीसरा जो है वो उन्होंने कहा है कि आपका सर्कुलेटिंग प्रोटीन का कॉम्प्लीमेंट वगैरह और ये सब, ये तो इस तरह रिकग्निशन हो जाएगी। ये आपके पास ना बस ऐसे कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन 3 चीज़ों का। अब आगे आए थे, रिकग्निशन होगी, अब उसके रिस्पॉन्स में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। तो पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन की यहाँ पे डेफिनेशन है, मैंने कट इसलिए की हुई है क्योंकि मैंने अंदर लिखी हुई होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी ना उन्होंने इसके मेजर कंपोनेंट्स जो है ना वही बताए हुए हैं असल में, तो ना इस वजह से ना ये 3 पहली लाइनें जो है ना ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन डेफिनेशन है। इधर से कुछ डेफिनेशन आपने करनी है मज़ीद, एक्सुडेट की हो, एक्सुडेशन की हो गई, एक्सुडेट की, ट्रांसुडेट की, एडिमा की और पस की। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस जो है ये यूक्यू है। ठीक है, ये इस चैप्टर में भी आता होता है और हीमोडायनामिक्स में भी आता होता है, तो इसलिए अच्छे से कर लेना। यहाँ डायग्राम में उन्होंने एक्सुडेट और ट्रांसुडेट के बारे में बताया हुआ भी है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्कुलर इवेंट्स। यहाँ से अब सवाल आ जाता है कि व्हाट आर द वेस्कुलर इवेंट्स। ठीक है, तो ये चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो एंड कैलिबर आ जाता है उसके अंदर, और इसके अलावा वेस्कुलर परमेबिलिटी, वेस्कुलर लीकेज, ये दोनों चीज़ें आती हैं अगर वेस्कुलर चेंजेस पूछेंगे। लेकिन अलग से भी वो वेस्कुलर परमेबिलिटी में किस तरह इंक्रीज आता है वो भी सवाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह इसकी एक तो डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, इसमें 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक तो आपके पास ये रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, दूसरा एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है और तीसरा ट्रांससाइटोसिस होती है। तो मैंने तो अब ना ये इसका यूं करके था, अब आप लोग फिर से नहीं घबराना। और
वेस्कुलर इवेंट्स थे, तो ये चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो एंड गैल्वेट, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपने एक लेकर चलना है। पहले वेजोडाइलेशन, सबसे पहले तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर उसके बाद वेजोडाइलेशन होती है, उससे और फिर ये इस तरह करके ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है जिससे हीट और रेडनेस हो जाती है। फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो मैकेनिज्म जिनसे वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल इंजरी और ट्रांसाइटोसिस। यूक्यू में ना इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का भी पूछा जाता है, तो ये इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स है। फिर डिलेड प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स कौन सा है जी, वही एंडोथेलियल इंजरी है। ट्रांसाइटोसिस में VEGF जो है वो इन्वॉल्व होता है। रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स में HBL इन्वॉल्व होते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन, वो जो वेजो डायलेशन थी ना वो भी हिस्टामिन की वजह से हो रही थी, ठीक है। अब ये मैं इसलिए ये बताएं क्योंकि ना उन्होंने पूछा हुआ होता है कि ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स भी बताएं, ठीक है, कंपोनेंट्स उसके बताएं। ये ऊपर आपके पास जो डेफिनेशन में 3 मेजर कंपोनेंट्स बताए हुए हैं उन्होंने, कि वेजोडाइलेशन, वेस्कुलर परमेबिलिटी और फिर आगे ल्यूकोसाइट्स के आगे अभी स्टेप्स बताता हूँ। और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स भी, तो यहाँ से मैं मीडिएटर साथ साथ बताएं, हिस्टामिन, VEGF और ये HBL वाले ये। बाकी आगे एक टेबल भी मैं दिखाऊंगा जिसमें ये सारे उसने एक साथ ही लिखे होंगे। फिर अब हमारे पास ना सेल्स जो थे वो उनमें ये वेसल्स में, तो ये हो गया। आगे आ जाता सवाल यूक्यू के, व्हाट आर द सेलुलर इवेंट्स। तो अब सेल्स ने जो मूव करना है तो सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स ने मूव करना होता है, तो ल्यूकोसाइट्स के ही ये सारे स्टेप्स हैं। अब ये सारे स्टेप्स जो है ना अभी मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊंगा, बट आई विल सजेस्ट के पेपर में अगर यूक्यू में लिखना है ना तो ये इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में, और ये मैंने पैथोमा से करके लिखा हुआ है, ठीक है। पैथोमा वाले का लेक्चर आपने लेना है, वो बहुत अच्छे से समझाएगा आपको ये सारी चीज़ें, और ना ये आपने इसी तरह करके लिख लेना है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स आपको आने चाहिए हैं। इनके अंदर आपको पता हो कौन से ट्रांसमीटर्स कौन से ये कीमोकाइंस यूज़ हो रहे हैं, IL-1 यूज़ हो रहा है, आपके पास टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, फिर ये सेलेक्टेंस, इंटेग्रिन्स, इनके बारे में ना अब डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ना होगा। उसके लिए अब आप आएंगे वापसी मीडियम रॉबिन्स के ऊपर। अब हम मीडियम रॉबिन्स पे आ जाते हैं वापसी। अच्छा, ये हमारे पास हो गया था। सेलुलर इवेंट्स जो है ना वो आपके पास ये सारे, मैंने वो सेलुलर इवेंट्स अलग से है तो आपने ये नाम भी लिखने हैं। अच्छा, यहाँ तक के तो अभी हम इसी में पढ़ लेंगे, आगे मज़ीद भी ना इनके एक्शंस आएंगे, ठीक है। तो वो मज़ीद एक्शंस भी सेलुलर इवेंट्स में आएंगे, मैं आगे बताऊँगा। अब उसने ना वेसल्स के रिएक्शन के बाद यहाँ पे बुक में ना लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स के रिएक्शन का बताया हुआ है, रिस्पॉन्स का। तो इसमें बस आपको पता है लिम्फेंजाइटिस क्या होता है, लिम्फाडेंटाइटिस क्या होता है, और उसके अलावा आपके पास ना स्किन वूंड के गिर्द अगर रेड स्ट्रीक्स प्रेजेंट होंगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये लिम्फाडेंटाइटिस है। बस इतना सही है। बाकी ये ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हो गई, ये सारी चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए आप पेपर के अंदर ना फिर इतना ज़्यादा को समराइज़ करने में टाइम निकल जाता है। तो अगर आप पढ़ेंगे ही उधर से पहले समराइज और लिखेंगे अपने पास, तो आप फिर पेपर में UQ अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट और MCQs मज़ीद के लिए आपने यहाँ से अब देखो, वही पहला स्टेप मार्जिनेशन का है यहाँ पे दिया हुआ, फिर दूसरा रोलिंग, और फिर आपके पास ना आगे बता देता हूँ। तब उसने ना कहा मार्जिनेशन जो है उसके, वो जो मार्जिनेशन है वो हो गई है। मार्जिनेशन यानी मार्जिन पे ल्यूकोसाइड्स आ गए हैं वेसल्स के। अब उसके बाद ना रोलिंग होनी थी, ठीक है। अब वो जो रोलिंग है ना उसके अंदर सेलेक्टेंस आते हैं। वो सेलेक्टेंस के बारे में बताया हुआ 3 तरह के होते हैं, EP और L। ई वाले ऑब्वियसली एंडोथीलियल पे होंगे, ई से P वाले प्लेटलेट्स पे होंगे, थोड़े थोड़े एंडोथीलियम पे भी, और L वाले जो है वो ल्यूकोसाइट्स पे होंगे। ये आपके पास ना एडियन प्रोटीन होते हैं, जोड़ते हैं ये आपके पास। ये यहाँ पे ये वेबल पैलेटी बॉडीज से P सेलेक्टिन रिलीज़ होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। और किस तरह रिलीज़ होता है, हिस्टामिन और थ्रोम्बिन जो है मीडिएटर्स होते हैं। तो ये फिर एक और मीडिएटर आ गया। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से किसके साथ इंट्रैक्शन होता है सेलेक्टेंस में। तो आपके पास ना ये तो बस आगे मैंने बस इंट्रैक्शन वगैरह का ही लिखा हुआ है कि ना ऑब्वियसली अब देखें, अगर तो ना वो है सेलेक्टिन अगर प्रेजेंट है एंडोथीलियल सेल्स पे, तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो है ना, अब इन सब के अगेंस्ट ना इन ये सेलेक्टेंस जो है ना ये जुड़ते किसके साथ हैं, सियालिक एसिड ना रेजिड्यूज के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ होगा सियालाइल ल्यूइस एक्स,
ठीक है। तो ये सेलाई लुइस एक्स के साथ ना इन सेलेक्टेंस ने जुड़ना होता है। अगर तो एल सेलेक्टिन होगा वो ल्यूकोसाइट्स पे होगा ना, तो इसका जो सेलाई लुइस एक्स होगा ना वो एंडोथीलियम पे होगा। अगर ई सेलेक्टिन है जो कि एंडोथीलियम पे होगा, तो सेलाई लुइस एक्स जो है वो आपके पास ना ल्यूकोसाइट्स के ऊपर होगा। सिमिलरली अगर तो आपके पास ना पी सेलेक्टिन जो है वो आपके पास प्लेटलेट्स पे भी होगा और एंडोथीलियम पे भी, तो फिर से ल्यूकोसाइट्स के ऊपर ही आपके पास सेलाई लुइस एक्स होगा। तो ऑपोजिट रहता है, ताकि दोनों तरफ से अगर ये सेलाई लुइस एक्स है और ये आपके पास सेलेक्टिन है तो ये दोनों आपस में एडहेयर कर जाएं। लेकिन ये वीक इंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फिर रोलिंग होती है, और ये रोलिंग जो है फिर आपके पास ना उससे ये आगे फिर ये अटैच होता है, फिर आगे टूट के उल जाता है, फिर अटैच होता है, फिर हो जाता है। तो ये रोलिंग होगी। फिर आगे इंटेग्रेंस की बात आ जाती है। अब उसने कहा अब ये जो एडहेरेंस के बाद ना फर्म एडहियन होनी है, तो फर्म एडहियन इंटेग्रेंस की वजह से होती है। इसमें कुछ ना ये किसकी वजह से होती है, कीमोकाइन C5A और LTB4 की वजह से। इसमें भी ये इंटेग्रेंस पहले लो एफिनिटी फॉर्म में होते हैं, उधर से फिर हाई एफिनिटी फॉर्म में आ जाते हैं। फिर इसके अंदर भी आपको पता होगा इंटेग्रेंस कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके पास LFA, मैक, VLF4, ये आपके पास ना वो हैं इंटेग्रेंस हैं। इन्होंने किसके साथ जुड़ना है, आई कैम, वी कैम, ठीक है, आई कैम, वी कैम। तो ये आपके पास जो है ना ये है वो हो जाते हैं एडहियन मॉलिक्यूल्स। कैम जो है ना तो C से हो जाता है सेल, A से हो जाता है एडहियन और M से हो जाता है मॉलिक्यूल्स। अब वी कैम होगा तो इसका मतलब है वेस्कुलर ना सेलुलर एडहियन मॉलिक्यूल्स। अगर आई कैम है तो आपने आई कैम से बता देना है कि ना वो हो जाता है इंटरसेलुलर, आई कैम से इंटरसेलुलर एडहियन का नाम मॉलिक्यूल्स। तो आपने इस तरह वी कैम और आई कैम का याद रख लेना। अब ये याद रख लो कि आपके पास LFA और MAC1 जो है वो आई कैम के साथ जुड़ते हैं और VLF4 जो है वो वी कैम के साथ जुड़ता है। बस इतना ही है यहाँ तक का। अब इंटेग्रेंस भी हो गए। अब आपने ना तीनों स्टेप यहाँ वाले जो थे ना मैंने यहाँ पे शुरू में बताए थे, मार्जिनेशन भी हो गया, एडहियन भी हो गया। अब आपने ट्रांस माइग्रेशन करनी है। अब वो जो ट्रांस माइग्रेशन है ना, यानी अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले मार्जिनेशन हुई, फिर यहाँ पे आपके पास सेलेक्टेंस ने आके जोड़ा, रोलिंग हुई, फिर अब फर्म एडहियन हो गई है इंटेग्रेंस की वजह से। अब यहाँ से हमने ना नीचे बाहर निकलना है, ट्रांस माइग्रेशन होनी है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो अब ट्रांस माइग्रेशन में पी कैम हो जाता है। ये इसे CD31 भी कहते हैं, ये पी कैम CD31 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जुड़ता फिर से पी कैम के साथ ही है, ठीक है। और ना ये होमोट्रॉपिक इंट्रैक्शन इसे कहते होते हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ से फिर आगे ना कोलेजिनेजेस भी रिलीज़ होते हैं, ताकि ये मेम्ब्रेन के बाहर जो कोलेजन है वो टूटे, और ना उससे फिर आपके पास ये सेल जो है ये बाहर निकल आए। एक दफ़ा सेल बाहर निकला है उसने मूव करना होता है, कीमोटैक्सिस करना होता है। वो जो कीमोटैक्सिस है ना उसके यहाँ पूछा जाता है कि कौन कौन से कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट UQ। तो आपके पास ना ये 4 आपके पास कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं, इनको याद अच्छे से कर लेना है। फिर आपके पास ना अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस। तो आपके पास ना मैकेनिज्म ऑफ कीमोटैक्सिस ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें वो जी प्रोटीन, कपल रिसेप्टर प्रोटीन और बाकी वो फाइलोपीडिया पोडिया वगैरह हैं, ये पढ़ लेना। फिर कोई सवाल यूँ भी आया था कि व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट WBC आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वो यही आपके पास 4 जो कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं यही, बाकी ये सारा MCQ के लिए पढ़ लेना। अच्छा, इधर आपके पास ना कुछ उसने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो ये टेबल MCQ के लिए अच्छे से कर लेना। इसको याद रखने का अच्छा तरीका है, हेडिंग्स याद करो बस। आगे ना NM NN, ठीक है। तो N से आपका यानी आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज सिर्फ न्यूट्रोफिल्स में बनती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ मैक्रोफेजेस में, साइटोकाइन प्रोडक्शन मैक्रोफेजेस में होती है, लाइसोसोमल एंजाइम न्यूट्रोफिल्स में। तो इस तरह करके याद रखना आसान होगा। फिर आपके पास ना अब आगे वही सेलुलर इवेंट्स में ना अगला इवेंट हो जाता है। अब ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन तो हो गई है, अब ल्यूकोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है। तो एक्टिवेशन जो है वो किस तरह होती है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि यहाँ तो यह है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सुडेशन ऑफ WBCs आउट ऑफ द वेसल। तो वो यही होती है कि ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन हो जाए। और उसके बाद फिर आपके पास ना वो पूछा हुआ हाउ डू दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किस तरह करते हैं, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो आपको फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, उसके 3 स्टेप्स होते हैं वो पता हो। फिर यहाँ पे ना उन्होंने
बताया हुआ है कि रिकग्निशन अब होती है फैगोसिटिक रिसेप्टर्स के थ्रू। वो जो रिकग्निशन है ना, वो उसने कहा है 3 तरह के रिसेप्टर्स हो जाते हैं, मैक्रोफेज, मैनोज रिसेप्टर्स, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, आगे ऑप्सोनेंस वगैरह। ये ऑप्सोनेंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, पिक से याद रख लेते होते हैं हम तो, प्लाज्मा लैक्टेंस, उसके बाद आई से IgG एंटीबॉडीज, और सी से C3b, ठीक है। बाकी फिर सूडोपोड्स हैं, एंगल्फमेंट वगैरह ये। फिर आगे ये सारा जो प्रोसेस है ना, अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ वाला वही बायोकेमिस्ट्री वाला सारा रेस्पिरेटरी बर्स्ट इसमें आ जाता है, और उससे फिर OCl और OH फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये वही फिर उसने कहा है कि रिएक्टिव ये O2 डिपेंडेंट होता है आपके पास, के O2 अगर होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ये वाली बनेंगी। कॉन्सेप्ट है सारा ये, बस उसके बस SEQ वगैरह में नहीं आता। फिर आपके पास आगे ना ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनेंगी, या रिएक्टिव ऑक्सीजन ये नाइट्रिक ऑक्साइड 3 तरह का होता है, ENOS, NNOS और INOS, ठीक है। याद रखना कि ENOS जो है वो आपके पास ना वेस्कुलर टोन को मेंटेन करता है, वेजोडाइलेशन जो कराता है। NNOS न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है, और INOS जो है ना वो आपके पास ना यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ माइक्रोबियल किलिंग में इन्वॉल्व होता है। बस ये चीज़ बताओ आगे। ये एंजाइम्स कुछ हैं कि आपके पास कुछ स्मॉलर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज ना वो जो है ना क्या एजोफिलिक या स्मॉलर स्पेसिफिक थे, और लार्जर एजूरोफिलिक थे। बस मुझे तो ये एंड तक याद नहीं हुए थे, तो इसलिए मैंने तो मिस करा दिए थे, पेपर में भी नहीं आए थे। खैर, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ रही है ना वो ये नेट्स है, ये अच्छे से करना है आपने। एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, UQ भी है, वेरी मोर डेफिनेशन भी पता लग जाती है, मैकेनिज्म भी पता लग जाता है, फिर नेटोसिस का पता हो आपको, कहाँ होता है ये पता हो आपको, इसमें होता क्या है वो पता हो आपको, कब होता है ये पता हो आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इसको अच्छे से कर लेना। आगे मिस कराओ ये सारा का सारा, कोई इतना कोई ख़ास इसमें से कुछ नहीं आना होता। चाहिए ये टेबल अच्छे से करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ये आपके पास ना, प्रिंसिपल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब ना इसमें को 2 तरह से करना होता है। कुछ होते हैं जो होते हैं सेल ड्राइव्ड, ये ऊपर वाले सारे के सारे ना सेल्स से बनते हैं मीडिएटर्स, तो ये सेल ड्राइव्ड होते हैं। और कुछ होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन या प्लाज्मा ड्राइव्ड मीडिएटर, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, प्लाज्मा ड्राइव्ड मॉलिक्यूल, जिसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और काइनेंस आ जाते हैं और न्यूरोपेप्टाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना कुछ प्लाज्मा ड्राइव्ड मॉलिक्यूल होते हैं और ऊपर वाले सेल ड्राइव्ड। इनके आगे वाले एक्शंस इस तरह याद नहीं होते, ये याद रख लेना बस। 4 मेजर एक्शन होते हैं, वेजोडाइलेशन, कीमोटैक्सिस, वेस्कुलर परमेबिलिटी और एडहेशन प्रोटीन्स। बस अब इस तरह करके जब करोगे ना कि ये 4 हैं, अब आपने बस नीचे देख लेना है कि ये कौन से वाले कराते हैं मीडिएटर्स, ये कौन से वाले मीडिएटर्स, ये कौन से वाले मीडिएटर्स, ये कौन से वाले मीडिएटर्स। इस तरह याद करना आसान है बनिस्बत हर मीडिएटर का अलग अलग फंक्शन याद रखो। 4 फंक्शन याद रख लो, बाकी देख लो कौन सा मीडिएटर क्या कराता है। इसको रीड कर लेना, हिस्टामिन और सेरोटोनिन वाली चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करता है और प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है और वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। आगे बस ना मैंने जो जो आते हैं हाईलाइट की हुई हैं देख लेना, बस इतनी सी ही बातें करने वाली होती हैं, बाकी ये कुछ भी इतना नहीं। ये एराकिडोनिक वाला वही जो पिछले 2 साल से आप इकोसानाइट्स पढ़ रहे थे, अभी तीसरे साल में फिर से आपके पास ये आ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। इनके ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना है। और ये टेबल भी बहुत अच्छे से कर लेना है कि भाई इनके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास, तो ये आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास ना यहाँ पे आपको उसने भैया MCQ हमारे असेसमेंट में इतनी दफ़ा आया हुआ था कि भाई पेन और पेन का कौन सा मीडिएटर होता है, मीडिएटर से बड़े सवाल आते हैं। तो ना पेन से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन भी इन्वॉल्व होता है और ब्रेडिकाइनिन भी। हमारा तो जब दोनों ऑप्शंस थी तो मैंने आई गेस उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन लगाया था, लेकिन ब्रेडिकाइनिन एक में आया हुआ था, तो वो ब्रेडिकाइनिन भी SCQ में भी पूछा हुआ था, पेन में कौन से 2 न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन। फिर आपके पास आगे हम ये आगे इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। फिर साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स, बस ये डेफिनेशन देख लेना और ये टेबल अच्छे से कर लेना। UQ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत अच्छे से कर लेना। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन से साइटोकाइन्स और कीमोकाइन्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके मेजर फंक्शंस। ये मेजर फंक्शंस ये इस तरह याद करना मुश्किल होगा, तो ये डायग्राम अच्छे से कर लेना। ये डायग्राम समझ लोगे ना एक दफ़ा बड़े अच्छे से, आपको सारे फंक्शंस और हर चीज़ याद हो जाएगी ऑफ एवरी साइटोकाइन, ठीक है। फिर अगर हमारी असेसमेंट का सवाल था कीमोकाइन्स के क्यों क्लासीफाई करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान सा है। ये आपके पास C होता है, फिर CC होता है, फिर CXC होता है, फिर CX3C होता है, ठीक है। C जो है वो अगर लिम्फोसाइट्स पे प्रेजेंट होता है,
ना लिम्फोटैक्टिन इसे कह रहे होते हैं। उसके बाद फिर आ गया CC जो है वो 3 जगह प्रेजेंट होता है, ये लिखा हुआ है नीचे सारा। CXC जो है वो आपके पास ना न्यूट्रोफिल्स पे प्रेजेंट होता है। इंटरल्यूकिन 8 इसमें मेजर होता है। CX3C जो है वो आपके पास मोनोसाइट्स और T सेल्स पे प्रेजेंट होता है। उन्होंने ये पूछा हुआ था कि कीमोकाइंस को क्लासीफाई करें, इसके सोर्सेज बताएं, तो ये सोर्सेज मैंने बता दिए, और ये किन पे एक्ट करता है वो भी बताएं। तो ये आपके पास वो सारा का सारा ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ें, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बस यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं दिया हुआ, आपने ना ये इम्यूनोलॉजी के अंदर अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे बस पाथवेज के नाम पता हो आपको, और ना ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, या आगे आपके पास ना ये वाली डिजीज़ आपने जब करनी होती है ना, तो ये उसके लिए मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। जब ये डिजीज़ पढ़ोगे तो आप भी कर ही लोगे कि क्या भाई वो डेफ जो होता है वो इनहिबिट कर रहा होता है ना किसी को, और ये सब चीज़ें। आगे पूछा क्या जाता है कि 3 मेन फंक्शंस बताएं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, इन्फ्लेमेशन, ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस, सेल लाइसिस, और किन किन वजह से होता है। तो इन्फ्लेमेशन C3 C4A C5A की वजह से होती है। ऑप्सोनाइजेशन और फैगोसाइटोसिस जो है वो C3B की वजह से होती है, और सेल लाइसिस मैक की वजह से हो जाती है। बाकी अब वो जो मैंने बताया था ना, एक UQ आता है कि मीडिएटर्स बताएं, तो ये टेबल उसमें अच्छे से करना होता है, ये टेबल ही है उसमें लिखना होता है सारा का सारा कि कौन सा मीडिएटर क्या करा। यानी देखो पेन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, फीवर है तो इंटरल्यूकिन 1, TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन, कीमोटैक्सिस के वही 4 बातें जो पीछे हमने पढ़ी थी, वेजोडाइलेशन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, वेस्कुलर परमेबिलिटी, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह, और ये सब ये ठीक है। तो ये टिश्यू डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन भी है। और ये ब्रेडिकाइनिन के बारे में MCQ वही था कि ब्रेडिकाइनिन कॉजेज पेन। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स। ये जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। सीरियस इन्फ्लेमेशन में स्किन ब्लिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। स्किन ब्लिस्टर जहाँ है आपने बता देना है, वो सिनेरियो देते हैं, ये सिनेरियोज मैंने लिखे हुए हैं कि ब्लिस्टर था तो सीरियस इन्फ्लेमेशन था, पोस्ट डिस्चार्ज तो पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन, सपरेटिव आपके पास, यानी इसका वो मॉर्फोलॉजी है। सीरियस के अंदर फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसकी बेसिस बताओ कि किस तरह सीरियस हुआ है और इसमें होता किस तरह है, तो वो बताओ। फिर फाइब्रिनस है तो इसमें ना बॉडी कैविटीज़ जो नहीं होती, मेनिंजिस, पेरिकार्डियम, प्लूरा, इनके अंदर फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी बेसिस बताओ। तो ऑब्वियसली इसमें फाइब्रिनोजन होगा, इसी में स्कैरिंग होती है। इस तरह का हमारा कोई प्रॉफ का MCQ आया हुआ था। फिर हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस जो है वो आपके पास इस तरह की होती है, ये पता हो। पुरुलेंट वाले के अंदर अपेंडिसाइटिस की अक्सर एग्जांपल दी होती है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, इसमें आपसे एब्सेस भी बनती होती है, एब्सेस क्या होती है ये पता हो। अल्सर भी आया हुआ है पास्ट पेपर में रिसेंटली ही, इसमें अल्सर के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी होती है, क्रॉनिक भी, और ये म्यूकोजा, स्किन और सॉफ्ट वो इसमें होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होता है। इसमें स्लगिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी नेक्रोटिक टिश्यू हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चारों सीरियस इन्फ्लेमेशन, इसकी डायग्राम अच्छे से कर लेना। स्किन ब्लिस्टर बना हुआ है, फिर फाइब्रिनस इन्फ्लेमेशन, पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन और अल्सर्स। ये फिर आउटकम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, 3 आउटकम्स हैं। ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, यहाँ सिर्फ नाम ही है, बाकी ये डायग्राम अच्छे से कर लेना तो अच्छा रह जाएगा ये सवाल भी। फिर आ जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर। तो हमारे पास ना अब इसकी कॉजेज़ अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे इसकी 4 कॉजेज़ ही लिखी हुई हैं, ये 4 कॉजेज़ ही अच्छे से बस कर लेना, नाम अच्छे से कर लेना, अंदर तो खुद भी लिखी लोगे। फिर आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताएं, तो ये 4 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। आज तक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बताओ, तो वो यही 4 आपके पास आपने लिखनी है। मैंने तो फाटा से याद रखा हुआ था। F से फाइब्रोसिस, A से अटेम्प्ट एट हीलिंग, T से आपका टिश्यू डिस्ट्रक्शन, और A से एंजियोजेनेसिस, और एक इन्फिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी। अब वो मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ जाते हैं तो मैक्रोफेजेस, अब ये रोल ऑफ मैक्रोफेजेस पूछा हुआ है, UQ है। फिर वो यूँ कहते हैं कि आप ना अब इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर में मैक्रोफेजेस करना रोल बताएं ये। तो यहाँ पे आपके पास ये और ना एक्टिवेशन के पाथवेज बताएं। तो 2 पाथवेज होते हैं, एक क्लासिक होता है, एक ऑल्टरनेट पाथवे होता है मैक्रोफेज एक्टिवेशन का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये जो सारे साइटोकाइंस वगैरह हैं ना, ये भी याद करने हैं अच्छे से। उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे अक्सर एक दफ़ा था कि मैक्रोफेजेस की टाइप्स बताएं जो डिफरेंट जगहों पे होती है। तो ये लीवर में कफर सेल्स वगैरह, ये वही रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल वाली, ये चारों लिखे हुए हैं।
उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे रोल ऑफ लिम्फोसाइट्स भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें आपने बस ये वाले याद रखना। और मुझे याद पड़ा इससे एक एमसीक्यू भी था प्रॉफ में, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से कर लेनी है, इस डायग्राम को देख लेना है। और तीसरा चीज़ यहाँ पे ना लिखा हुआ होगा टर्शरी समथिंग, टर्शरी, हाँ टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। कुछ तो हमें पता है प्राइमरी और सेकेंडरी कौन से होते हैं लिम्फाइड ऑर्गन्स, ये टर्शरी लिम्फाइड ऑर्गन्स ये वाले हैं, तो इनको देख लेना। बाकी ना ये इतनी कोई ख़ास बातें हैं नहीं, हाँ ये वैसे आपको पता ही होंगी। या उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो वाइवा ऑस्पी हर जगह ना, और थ्योरी हर जगह, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन डेफिनेशन अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं, जाइंट सेल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं जी, इम्यून ग्रैनुलोमा अलग से यू क्यों आया, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह होता है ये, तो ये परसिस्टेंट टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा, इसमें टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं होता है। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस से होता है ये बताओ। टाइप्स हो गई, मॉर्फोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए कि इसमें लैंगरहैंस जाइंट सेल्स होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, एक रिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होता है, फिर कुछ होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में जिस तरह केजियस नेक्रोसिस बीच में होता है, फिर कुछ ग्रेनुलोमाज होते हैं जो नॉन सीजिएटिंग होते हैं, जिस तरह क्रोहन डिजीज, सार्काइडोसिस, फॉरेन बॉडी। अक्सर यही सवाल किया जाता है केजिएटिंग और नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमाज का बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका लैब डायग्नोसिस पूछा जाता है ना, ये आई गेस हाँ एमटीबी का पूछा जाता है या लैब डायग्नोसिस, हाँ बल्कि लैब डायग्नोसिस ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो ये 3-4 बताए हुए, स्टेन कल्चर और मॉलिकुलर टेक्निक्स और ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर सिनेरियो दे दिया जाता है नाइट स्वेट्स, और ना अगर ये हो ना पता नहीं क्या हो, तो बस टीबी का आपके पास कहीं पे भी हो तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, नाइट स्वेट्स टीबी में ही होते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, बैक्टीरिया और उसके बताए हुए हैं। और यहाँ पे आपके पास उसकी थोड़ा बताया हुआ है कि सीजिएटिंग है कि नॉन सीजिएटिंग है, तो ये पता हो। बाकी ना फिर एक दफ़ा पेपर में ना हाँ डायग्राम बनाने को आ गई थी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की, तो ये ड्रॉ एंड लेबल ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन टाइप्स की मैंने थोड़ी सी आयशा बतूल आपी की उससे देख के ना बनाया था, बट इतना कोई वो ना ये वैसे आ जाता है, वाइवा में बहुत काम आता है। तो देख लेना एक दफ़ा उनकी शॉर्ट लिस्टिंग में ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको बस ये पता हो कि फ़ीवर हो रहा है तो वो बस इंटरलूकिन 1 की वजह से एक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं, ये इनके नाम आने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। वाइवा में पूछ लेते हैं ज़्यादातर। फिर ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, कौन सी कंडीशन में कौन सी चीज़ बढ़ती है, तो यहाँ पे पता हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है, वायरल में लिम्फोसाइट्स, पैरासाइटिक और एलर्जिक में ईओसिनोफिल्स, इन्फेक्शन में वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, इन डिजीज़ को क्या कहते हैं तो ये भी पता हो। फिर अब आप यहाँ तक आपके पास इन्फ्लेमेशन एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ख़त्म हो जाती है। बाकी रिपेयर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।